हेलो स्टूडेंट्स। धातु और अधातु के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सक्रियता श्रेणी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने धातुओं की अलग अलग पदार्थों के साथ अभिक्रिया के बारे में जाना कि धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, जब उनका वायु में दहन होता है तो क्या होता है, जब धातुएं किसी दूसरी धातु के यौगिक के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। उन सब से हमें क्या पता चला? उन सब से हमें ये पता चला कि कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील हैं, या हम कहें कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो सबसे कम अभिक्रियाशील हैं, और कौन सी धातुएं हैं जो बीच की श्रेणी में आती हैं। अब ये अगर हम उन सभी धातुओं को जो हमने उन अभिक्रियाओं से धातुओं की जल के साथ, वायु में दहन या दूसरे धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया से जो सीखा हमने कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, और लास्ट में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी है, अगर हम उन सभी धातुओं को इस तरह से एक लाइन में लिख दें, सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर उससे कम अभिक्रियाशील, फिर उससे कम अभिक्रियाशील, और ऐसे करते करते लास्ट में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु अगर हम उस लाइन में लिख दें, तो ये जो एक लाइन बनेगी, ये जो एक श्रेणी बनेगी, इसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी क्या हुई? ये वह श्रेणी है जिसमें कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद कम अभिक्रियाशील आ रही है, तो हमने धातुओं को इसमें उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आपको अगर ये वर्ड्स लर्न करने में या समझने में दिक्कत होती है, वैसे तो आप आरोही अवरोही आप जानते ही हो, मैथ्स में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी इसको इजी वर्ड्स में लिखने के लिए आप लिख सकते हो कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में रखा जाता है। ठीक है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद जो हमने विस्थापन अभिक्रिया की, या हमने जो भी हमने अभिक्रियाएं धातु के बारे में पढ़ी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उनके बाद वो सब उनको देखने के बाद ही सक्रियता श्रेणी बनाई गई है। तो आप ये देखो, ये सक्रियता श्रेणी है। इसमें सबसे ऊपर वही धातुएं हैं जो हमने देखा कि वो किसी के साथ भी बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती हैं। पोटेशियम और सोडियम जल के साथ बहुत तेज़ अभिक्रिया करती हैं, इतनी तेज़ अभिक्रिया करती हैं कि आग पकड़ लेती हैं। वो मैंने आपको एक छोटे से प्रयोग से दिखाया भी था। उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसमें कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। ज़्यादा लंबी श्रेणी नहीं है, क्योंकि इस श्रेणी में आपको ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला है ना, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो लास्ट वाले हैं ना, ये तो हाइड्रोजन से नीचे वाली 4 धातुएं हैं। इन चारों में जो कॉपर है, मरकरी है, कॉपर मतलब तांबा, मरकरी मतलब पारा, सिल्वर यानी कि चांदी, और सोना जो है गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड, ये चांदी, ये पारा और ये कॉपर। तो इन चारों में अगर हम मरकरी को हटा दें ना, आप इन तीनों धातुओं को देखो, तांबा, चांदी और सोना, इन तीनों धातुओं के सिक्के बनाए जाते हैं, है ना। इसलिए ये सिक्के वाली धातुएं हैं तीनों, तांबा, चांदी और सोना। इन सब में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर, और सबसे कम अभिक्रियाशील है सोना। ठीक है, तो ये चारों तो बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएंगी। ऊपर वाले में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है कि, लेकिन फिर भी आपको ये लर्न तो करनी ही है। इसके लिए कोई ट्रिक या तुक्का वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये 12 से 15 धातुएं हैं, इनको आप इसी श्रेणी में याद करना। क्योंकि सक्रियता श्रेणी को याद करने का ना फ़ायदा है, वो मैं आपको अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें बताऊंगी कि क्या फ़ायदा है इस श्रेणी को याद करने का, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे जो बुक में क्वेश्चंस आते हैं वो हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम आपको बताया था कि दोनों ही बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायुमंडल की गैसों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं,
जल के साथ तो अभिक्रिया इनकी बहुत तेज होती है, ये आग पकड़ सकती हैं, इसलिए इनको केरोसिन में, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? पहला है भाप के साथ आयरन। ये अभिक्रियाएं दोनों जब हमने भाप के साथ आयरन, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जो लोहा है वो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना ही वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि वो बहुत कम अभिक्रियाशील है। लेकिन वो भाप के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि उबलते हुए जल के साथ वो अभिक्रिया कर लेता है। और इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो मैंने आपको बताया था और आपका बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया, ये भी आप कर चुके हो। जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, पोटेशियम के साथ भी और कैल्शियम के साथ भी, ये भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप ये टॉपिक कर चुके हो। तो आपने अगर वो टॉपिक अच्छे से समझा था तो आपको बुक देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आपको अभिक्रियाएं, इनके समीकरण आसानी से लिखने आने चाहिए, क्योंकि बहुत आसान समीकरण है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं अगर, तो यहाँ पर आपकी समझ काम में आती कि आपने कितने अच्छे से टॉपिक को समझा। A, B, C और D 4 धातुएं हैं, ठीक है। उनको लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया चारों धातुओं के नाम लिख दिए। एक बार ये 4 जो है ना अलग अलग परख नली में ले लिए। एक में ले लिया आयरन सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट, एक में जिंक सल्फेट, एक में सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और उन चारों में एक एक करके, एक बार तो चारों में पहले ए डाल दी, ए धातु, थोड़ी सी ए धातु जो है आयरन सल्फेट में डाली, थोड़ी सी कॉपर सल्फेट में डाली, थोड़ी सी जिंक सल्फेट में डाली और थोड़ी सी डाली सिल्वर नाइट्रेट में। तो देखा कि क्या होता है, कुछ होता है या नहीं होता। आपको इन दोनों के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया हुआ कि कुछ हुआ भी या नहीं हुआ। आपको कॉपर नाइट्रेट के बारे में बताया हुआ है कि जब कॉपर सल्फेट में जब ए धातु को डाला तो विस्थापन हुआ। और विस्थापन हमने पढ़ा था कि जब एक धातु दूसरी धातु से अधिक अभिक्रियाशील है तो वो उस कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण में से विस्थापित कर देती है, हमने ये पढ़ा था। तो अगर ए डालने पर कॉपर सल्फेट में विस्थापन हो जाता है तो मतलब ए जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर सल्फेट से, ठीक है। लेकिन ए की आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, मतलब कि ए आयरन से कम अभिक्रियाशील है। जो ए है वो आयरन से तो कम अभिक्रियाशील है, लेकिन कॉपर सल्फेट से ये अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। आपको पता चल गया। तो हम इसको, आप जो है ना नोटबुक में इसको नोट करना, साथ साथ आप ये देखते रहो और नोटबुक में नोट करते जाओ। अब इसमें को मैं जो है ना इस तरह से लिख देती हूँ कि क्योंकि आयरन से ए कम अभिक्रियाशील है तो आयरन को मैंने लिख दिया ऊपर, फिर मैंने लिख दिया ए, और ए कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो कॉपर इसके नीचे आएगा। सक्रियता श्रेणी में आपकी बना रही हूँ ये, ठीक है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आएगी सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो क्योंकि ए जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर सकती है लेकिन लोहे को नहीं कर सकती है। इसका मतलब लोहे से तो ये कम अभिक्रियाशील है, लेकिन तांबे से कॉपर से ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो आपने इसको लिख लेना है, रफ में आप इसको नोट करते जाओगे एक बार, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बी के बारे में। बी धातु जो है वो आपका देखो कि जिंक सल्फेट के साथ बताया कोई अभिक्रिया नहीं है, इसका कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का भी कुछ नहीं बताया। अगर ये बी धातु जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देती है, इसका मतलब ये जिंक से कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आयरन सल्फेट में विस्थापन कर देती है आयरन का, इसका मतलब आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका मतलब जो आयरन है वो बी से नीचे आएगा। तो हमने इन तीनों के बारे में भी लिख लिया। ए के बारे में हमने क्या लिखा था? ए के बारे में हमने लिखा था सबसे ज़्यादा है Fe, फिर है ए और फिर है कॉपर, है ना। अब इससे ऊपर आप ये लिख सकते हो इन दोनों को,
आयरन से ऊपर आ रहे हैं ना ये, तो आयरन से ऊपर आ गया बी और यहाँ पर आ गया जिंक। ठीक है, तो ये आपकी श्रेणी थोड़ी सी लंबी हो गई। अब आप इसको भी नोट कर लो। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं सी धातु के बारे में। सी धातु ना तो आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया करती है, ना ही कॉपर सल्फेट के साथ करती है, ना ही जिंक सल्फेट के साथ करती है। यानी कि जो सी है इन तीनों से कम अभिक्रियाशील है। आप इनको ना अभी इकट्ठा लिख सकते हो, जिंक, कॉपर और आयरन, इन तीनों के नीचे आएगी ये। ठीक है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट में ये विस्थापन कर देती है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट से ये, सिल्वर से ये अधिक अभिक्रियाशील है। तो सी के बाद आएगा सिल्वर। ठीक है, तो आपने इसको भी नोट कर लेना है। अब आपको क्या पीछे वाली याद है, आपने क्या लिखा था पीछे? जो आपने लिखा था, जो पीछे सक्रियता श्रेणी आपने बनाई थी वो क्या थी? वो थी सबसे ऊपर हमारा आ रहा था इसमें जिंक, फिर हमारा आ रहा था बी, फिर हमारा आ रहा था आयरन, फिर ए और फिर कॉपर। अब आप देखो जो सी है ना, ये इन तीनों से कम अभिक्रियाशील है, यानी कि सी कॉपर से भी कम अभिक्रियाशील है। तो सी कॉपर के भी बाद आएगा और इसके बाद आएगा चांदी, सिल्वर। तो अब ये श्रेणी बन गई हमारी। ठीक है, जिंक, बी, आयरन, ए, कॉपर, सी, चांदी। अब हमारा रह गया डी। डी आप देखो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इन सब से कम अभिक्रियाशील है। तो सिल्वर के बाद क्या आ जाएगा? डी। हमारी ये सक्रियता श्रेणी बन गई इस पूरी टेबल को, सारणी के रिजल्ट्स को देखकर। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया। इसके बाद आप पहला क्वेश्चन पढ़ो, आप अपनी बुक खोलो, साथ में बुक खोलकर वीडियो को आप पॉज करो और आप बुक खोलो। बुक में ये वाला क्वेश्चन आप निकालो, ये पेज निकालो। पहला क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगी तो फिर दोबारा से मुझे ये लिखनी पड़ेगी सक्रियता श्रेणी। इसमें फर्स्ट जो इस सारणी को देख के आपको बताना है वो है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है। ABCD में से बताना है आपको। इस सारणी का उपयोग करके धातु ABCD के संबंध में प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, सिर्फ ABCD के बारे में। हमें आयरन, कॉपर, जिंक या सिल्वर के बारे में कुछ नहीं बताना है। तो हमें बताना है, पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है। आप देखो इसमें सबसे ऊपर कौन सी आ रही है, ABCD में सबसे ऊपर आ रहा है B। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है इन चारों में से? B। फिर है धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु B, आप यहाँ सक्रियता श्रेणी देखो, B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया अगर, तो B कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है क्योंकि ऊपर आ रहा है, इसीलिए कॉपर सल्फेट में डाल दिया तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। अगर ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो क्या होगा? धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। तो ये हमने कर ही रखा है यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में घटते क्रम में, लेकिन इसमें हमारे पास जिंक, आयरन, कॉपर और चांदी भी है। तो हम इसमें से सिर्फ BACD को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप श्रेणी में देखो क्या है, B है, ये B, उसके बाद क्या है A, उसके बाद क्या है C और उसके बाद है D। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। नहीं समझ आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ये भी आप कर चुके हो, आपने ये फर्स्ट चैप्टर में भी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ा, तो उसमें भी आपने किया इसको। आपने इसको अम्ल, क्षारक और लवण वाले चैप्टर में भी किया, इसमें भी किया कि अभिक्रियाशील धातु को अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, जैसे मैं ले लेती हूँ जिंक धातु। जिंक धातु को अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया तो क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है? अगर आपने पढ़ा था अच्छे से तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि मैंने ये आपको एक प्रयोग के द्वारा भी दिखाया था।
हाइड्रोजन गैस बहुत तेज़ी से निकलती है और उसकी जांच हम उसके परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती ले जाते हैं और वो फट फट की आवाज़ के साथ वो जो मोमबत्ती है जलती हुई या माचिस की तीली है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसके बाद इसी क्वेश्चन में ये आ गया है कि आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, आयरन क्या है, आयरन एक धातु है, उसके साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो आप इसको लिख सकते हो आयरन, जैसे जिंक ने क्या किया, जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया ना, हाइड्रोजन को निकाल दिया बाहर। ठीक है, ऐसे ही जो आयरन है वो भी हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। आप सक्रियता श्रेणी देखना जो हमारी बुक में बनी हुई है, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी, उसमें हाइड्रोजन से पहले आता है लोहा, तो वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए जब आयरन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये जो अभिक्रिया है ये यहाँ तक है, इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, तो ये आयरन सल्फेट बनाएगा और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जब भी अधिक बहुत अभिक्रियाशील धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करती है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन सल्फेट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। अगर अभी याद नहीं है आपको तो आप सक्रियता श्रेणी देख सकते हो बुक में से। उसमें देखने पर आप पाओगे कि जो जिंक है वो आयरन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है। सक्रियता श्रेणी में जिंक ऊपर आएगा कहीं पर और आयरन कहीं पर नीचे आ रहा है। इसका मतलब जिंक जो है वो आयरन सल्फेट से अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक को आयरन सल्फेट में अगर हम डालते हैं, जिंक, पहले हम इसको हटाते हैं, यह जिंक को आयरन सल्फेट में अगर डाला हमने तो वो कह रहा है कि क्या होगा, तो विस्थापन होगा। क्योंकि जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है तो इसको निकाल के बाहर कर देगा और ये बन जाएगा, आयरन निकल गया बाहर, आयरन प्लस उसकी जगह कौन ले लेगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, और इसके बाद है इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें, तो वो मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। तो आप लिखोगे कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होगी और उसका रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया ये बाद पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से, आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बुक में आपने बुक में से देखकर क्वेश्चंस आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है, अच्छे से समझना है। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता, खासतौर पे ये वाला क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता आपको, थर्ड क्वेश्चन, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।